जी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब कभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आज एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर बेसिक से। प्रॉपर बेसिक से कहने का मतलब है कि एक एक चीज डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, लिखा हुआ है एनसीईआरटी सीरीज। एनसीईआरटी सीरीज का ये मतलब है कि हम प्रॉपर आपको क्लास 10th का बायो वाले सेक्शंस का हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस बोर्ड्स के लिए जो भी रेलेवेंट टॉपिक है सारे इंक्लूडेड रहेगा उसमें। आपको बस इतना करना है कि उस लेक्चर को अच्छे से देखना है, साथ में एक सीट और पेन पेंसिल जो भी आप रखना चाहें, उसके अनुसार आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और नोट्स बनाने के साथ साथ बगल में एनसीईआरटी रखें ताकि आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस चुपचाप लेक्चर है सुन लिए काम खत्म, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा और बातें करते हैं। पहले ये जो चैप्टर है वो है एनसीईआरटी का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th का बायो का सेक्शन है और बायोलॉजी यहीं से स्टार्ट होती है क्लास 10th की, ठीक है। हम एकदम बेसिक से कवर करेंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत भी कुछ भी डाउट है तो चीजें वहीं पे रिजॉल्व कर दी जाएगी। हम इतना मान के चलते हैं कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत बायोलॉजी तो आती ही होगी, और अगर किसी को नहीं भी आती फिर भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एकदम बेसिक से हर एक टर्म को डिटेल में डिस्कस करना है। एक ऐसा जो बच्चा फर्स्ट टाइम भी ये लेक्चर देख रहा है उसको भी प्रॉपर समझ में आएगा। आप अगर थोड़ा बहुत बायो पहले से पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छी बात है। अगर ना भी पढ़े हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में डिस्कस की जाएगी, ठीक है। नाम है सीरीज का एनसीईआरटी सीरीज, पर जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे जाते जाओगे आपको खुद महसूस हो जाएगा कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी कई सारी चीजें इसमें है। जैसा कि आपको हम थोड़ा सा झलक दिखलाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम इसमें अगर टॉपिक की बात करें तो टॉपिक देखिए, ये रहा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है तो उसमें न्यूट्रिशन है, डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, और लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर के हैं। हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस की जाएगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से एकदम शांति से बैठिए, लेक्चर एंजॉय कीजिए। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको जैसा कि पता है, जब आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा कि आपके साइंस का 3 पार्ट होता है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। अगर फिजिक्स का ओवरऑल वेटेज देखा जाए तो 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री का 25 मार्क्स, बायोलॉजी का 30 मार्क्स, ठीक है। अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो टोटल थ्योरी 30 मार्क्स का, 20 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें से कि आपके स्कूल के द्वारा ये मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वो आपका स्कूल में जो भी डिसिप्लिन होता है, फेयर कॉपी चेक होता है, और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं कि आप हाँ किस तरीके के स्टूडेंट हैं, हम्बल हैं या फिर क्लास में बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। इसके बेसिस पे ये इंटरनल असेसमेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। अब टोटल जोड़ा जाए ओवरऑल 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको ये कवर करना है 80 मार्क्स का, ठीक है। और यही वाला पेपर बोर्ड में आएगा। तो बेसिकली बोर्ड में जो पेपर आएगा वो आएगा कितना का, 30 मार्क्स का। अब
आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहते हैं। वो अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ सर एनसीईआरटी के अलावा और भी कई चीज़ें ज़रूरत हो सकती है, तो आप एनसीईआरटी तो रखेंगे ही, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रख सकते हैं, बस मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लगा लेंगे, लेक्चर और नोट्स, अब प्रॉपर एक एक चीज़ का डिटेल आप नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बात की अभी, थोड़ा सा यूनिट वाइज देख लेते हैं। देखिए, वेटेज ऑफ साइंस क्लास 10th। तो अगर क्लास 10th के साइंस का वेटेज देखना चाहते हैं तो पूरा हमारा जो साइंस है वो देखिए 5 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है केमिकल सबस्टांस, नेचर एंड बिहेवियर, ये केमिस्ट्री का है, ये पूरा पार्ट केमिस्ट्री डील करता। ये लिविंग वर्ल्ड, ये बायो का सेक्शन। नेचुरल फिनोमिना, ये आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा। इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये भी आपका फिजिक्स का है। नेचुरल रिसोर्स, ये फिजिक्स का भी पार्ट है और बायो का भी पार्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 27 मार्क्स, 23 मार्क्स, 19 मार्क्स, 6, 5, ओवरऑल जोड़ के कितना 80। इंटरनल असेसमेंट 20, फाइनल आपका 100 मार्क्स का। तो उम्मीद है ये तो कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड में टोटल आपको कितना मार्क्स का देना है पेपर, तो वो देना है 80 मार्क्स का, जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है। 20 मार्क्स आपके स्कूल के द्वारा प्रोवाइडेड है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जैसा कि हम आपको बताए कि चैप्टर है हमारा क्या, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, समझते हैं थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या, एक ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म के लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस लगभग सारे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सर तो कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं लिविंग वाले, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइफ का मतलब ही होता है जिंदगी या जीवन, ठीक है। और जीवन सिर्फ लिविंग थिंग्स में होगी, नॉन लिविंग थिंग्स में तो ऐसा सच कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आगे देख लिया जाए तो हम बात करेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये सब चीजें तो आप समझ चुके हैं, होप उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में कहा जाता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। हाँ भैया, क्या है लाइफ प्रोसेस, क्या। तो जैसा कि हम अभी आपको बताए कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म परफॉर्म certain function, organism perform certain function for their survival। यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी काम करेगा, तो वो सारे काम को एक साथ हम बोल देंगे क्या, लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बोलते हैं तो प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं। तो हाँ सर, बात तो सही है, प्लांट भी एनिमल भी। अब मुद्दा यह है कि कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन दिखेंगे। एग्जाम्पल, जब
किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहला रिक्वायरमेंट जो है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एनर्जी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? एनर्जी। बिना एनर्जी का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हाँ सर, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो एनर्जी बनाने के लिए कुछ ऐसा प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब उसमें एनर्जी बनेगा भी, एनर्जी टूटेगा भी, यानी एनर्जी का कंजम्पशन भी होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, ये सारी बातें चलेगी। तो थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा फंक्शन है सॉरी, तो उसमें ऑर्गेनिज्म अपने आप को पृथ्वी पे जिंदा रखने के लिए मेंटेन करता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हो सकता है, तो उसके कारण क्या होगा कि ये हेल्प करता है किसमें? सर्वाइवल में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और ये तीन मेन बेसिक फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का। सर्वाइव करेगा तो ग्रो करेगा, ग्रो करेगा उसके बाद रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके अगले जनरेशन को कंटिन्यू करेगा, और फिर वहां से वही चीजें कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, फिर अब ये न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब क्या है, तो चलिए पहले हम लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता चल गई कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया, आप जो भी बोले जो। चलिए, तो आई थिंक ये पूरा सेलेक्ट हो गया ना। चलिए थोड़ी थोड़ी करते हैं, सॉरी। अच्छा ठीक है, इधर देखते हैं। ठीक है, हमारे पास स्पेस है। तो हम क्या बोले कि जब हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या करेगा, तो हम आपको जैसे बताए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए एनर्जी। अब वो एनर्जी प्लांट को भी चाहिए और एनिमल को भी चाहिए। तो हाँ सर सही बात है, तो प्लांट एनर्जी कहाँ से लेगा और एनिमल एनर्जी कहाँ से लेगा? तो बेसिकली उसके लिए हमको चाहिए फूड। ठीक है, तो इतना तो आपको बेसिक पता चल गया कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, फूड है। ठीक है, अब फूड को कंज्यूम करने के बाद, तो जैसे ही हम फूड को कंज्यूम करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। फूड को कंज्यूम करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इस न्यूट्रिशन में हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा न्यूट्रिएंट। ठीक है, न्यूट्रिशन से हम क्या मिलेगा? हमको मिलेगा न्यूट्रिएंट। ठीक है, और उस न्यूट्रिएंट से क्या मिलेगा? एनर्जी। बात समझ में आई? ठीक है, सबसे पहले क्या किया? सर्वाइवल के लिए फूड कंज्यूम किया। फूड कंजम्पशन के प्रोसेस को क्या बोले? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमको क्या मिला? न्यूट्रिएंट। उस न्यूट्रिएंट से हमको क्या मिला? एनर्जी। और फिर इस एनर्जी से हम अपने बॉडी में चलने वाले बेसिक फंक्शन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अपने बॉडी में चलने वाले बेसिक फंक्शन क्या है? तो ये बेसिक फंक्शन बेसिकली क्या है, क्योंकि हम आगे वाले पेज में एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहां से। ठीक है, और अब समझना है कि बॉडी में चलने वाला बेसिक फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो सबसे पहले वो क्या परफॉर्म करेगा? न्यूट्रिशन, जो कि आपको बताए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? न्यूट्रिशन का मतलब इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? अरे भैया लिखा जा सही से, न्यूट्रिएंट इनटेक कर रहे हैं। ठीक है,
इसका मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन मिला तो मुद्दा है जो हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट लेंगे एज अ फूड, जैसा कि हम आपको बताए। कैसा लेंगे? इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है सर, कितना चाहिए? क्लियर हो गया। अब जैसे ही फूड लिए तो इस फूड को हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना फूड को डाइजेस्ट किए काम तो होने वाला है नहीं। तो यहां से एक चीज आपको और समझनी है, वो ये कि अगर न्यूट्रिशन हुआ तो न्यूट्रिशन के जस्ट बाद क्या होगा? डाइजेशन। ठीक है, ठीक है, न्यूट्रिशन के जस्ट बाद क्या होगा? डाइजेशन। अब जैसे ही डाइजेशन हुआ तो इससे हम क्या किए कि जो डाइजेस्टेड फूड मैटर था उसको बॉडी तक पहुंचा दिए। डाइजेशन में क्या होगा? हमको मिल जाएगा क्या? डाइजेस्टेड फूड मैटर। अभी आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं। लेक्चर में बने रहिए, हम हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। डाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, हर कुछ हम सिर्फ बेसिक समझना चाहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो डाइजेशन में क्या हुआ कि डाइजेस्टेड फूड मैटर को हम पहुंचा दिए कहां तक? बॉडी तक। ठीक है, इसको हम कहां तक पहुंचा दिए? बॉडी तक। ठीक है, अब बॉडी उस डाइजेस्टेड फूड मैटर से क्या बना लेगा? एनर्जी बना लेगा। तो अब कायदे से देखा जाए कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, और उस बेसिक फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो आएगा, ओवरऑल हम बात कर ही लेते हैं, वो पहला फंक्शन क्या आएगा? उसको बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। ठीक है, सेकेंड वाला जो फंक्शन आएगा वो क्या होगा? डाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में हम लोग खाना खाए फिर उसको डाइजेस्ट किए, फिर नेक्स्ट कौन सा फंक्शन होगा? नेक्स्ट होगा हमारा रिस्पायरेशन, क्योंकि जो हम खाना खाए हैं उससे एनर्जी भी तो बनाना है, और सारा गेम एनर्जी का ही तो है, जैसा कि हम शुरू में डिस्कस किए। जिंदा रहने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जब एनर्जी बन गया तो हमारे बॉडी में कुछ बहुत सारे और भी एडिशनल प्रोसेस है। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, इसके बाद जो कुछ बच गया इन द सेंस कि कुछ ऐसे फूड मैटर होते हैं जो अनडाइजेस्टेड होते हैं। ठीक है, तो जो अनडाइजेस्टेड होते हैं अब वो क्या होंगे? टॉक्सिक मैटर बन जाएंगे हमारी बॉडी के लिए, और जब वो टॉक्सिक मैटर बन जाएंगे तो बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो उसके लिए लास्ट में परफॉर्म करेंगे क्या? एक्सक्रीशन। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी कि सर जब भी कोई ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस करेगा तो ये 5 स्टेप तो जरूर फॉलो करेगा। ठीक है, क्या क्या? न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे हम चैप्टर में और आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अभी बेसिक ओवरव्यू आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो जैसा कि हम चलिए थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा हम बताया आपको लाइफ प्रोसेस का मतलब कि क्या है? एक ऐसा बेसिक फंक्शन जो ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, आगे थोड़ा और बात करते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन का डेफिनेशन लिखा हुआ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। जैसा कि हम आपको पहले बोले, एक ऐसा प्रोसेस जो फूड को ऑब्टेन करेगा और उससे एनर्जी यूटिलाइज करेगा। किस लिए? ग्रोथ के लिए, क्योंकि लाइफ का मतलब ही है ग्रोथ। अगर आप एक जगह रुक गए तो फिर जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वक्त भी चल रहा है तो वक्त के साथ आपको भी चलना पड़ेगा।
अगर एक जगह रुक गए तो फिर तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, फिर तो वो ग्रोथ में काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन समझ गए। डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स insoluble food molecules into a smaller simpler water soluble molecule that can be readily soluble by the body। ठीक है, इतना भारी भरकम अंग्रेजी नहीं पढ़, सिंपल वर्ड में समझाते हैं। ठीक है, अब सिंपल वर्ड में चलो एकदम आसान आसान एकदम वर्ड में समझेंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं। ठीक है, देखिए डाइजेशन। अब ये डाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्या किए, चावल खाए। ठीक है, क्या, हाँ चावल खाए। ठीक है, अब आपको पता है कि चावल में क्या होगा सर, कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा यह है क्या कार्बोहाइड्रेट से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगा? नहीं, पहले उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाएगा, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, वो जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिला उस कार्ब्स को हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, उस कार्ब्स को सिंपल ग्लूकोज में क्या किया गया, ब्रेक किया गया। आप सबको पता है कि जो कार्ब्स है वो डायरेक्ट एनर्जी तो नहीं देने वाला जब तक वो ग्लूकोज में ब्रेक ना हो जाए। और ये ग्लूकोज जाएगा कहां? तो ये जाएगा हमारे सेल्स के किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब प्रोसेस आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हम देखेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया, माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन किया, सेलुलर रिस्पायरेशन, वहां से एनर्जी बन गया। ठीक है, और ये बना देगा एटीपी। अब मुद्दा ये था कि आप खाए थे चावल, आपको बनाना था एटीपी, क्योंकि बॉडी इस फॉर्मेट में एनर्जी को यूज करता है और आप इनटेक कर रहे हैं जो फूड वो इस फॉर्मेट में कर रहे हैं, यानी ये जो फूड है आपका सॉलिड फूड है। ठीक है, कैसा फूड है? सॉलिड फूड है। तो इस सॉलिड फूड से एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है क्या वो बिना ब्रेक डाउन किए पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए डाइजेशन टर्म आया। तो डाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो आप कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मैटर आप कंज्यूम किए हो उसको सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ दिया जाए ताकि बॉडी उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर ले। वही चीज तो लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉलर सिंपलर वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड है उसको इतना छोटा पार्ट में तोड़ देना है कि वो वाटर सोल्यूबल हो जाए। अब जैसे ही वाटर सोल्यूबल होगा तो बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और बॉडी के द्वारा जैसे ही एब्जॉर्ब किया जाएगा तो जैसा कि हम आपको अभी बताएं, जस्ट यहाँ पे देखिए ये रहा क्या, ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या होता है वो हम आगे देखेंगे रिस्पायरेशन वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए तो यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जस्ट देखते हैं, देखिए रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन देखे तो हमको एक चीज पता चला क्या, कि रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अभी जस्ट हम आपको बताएं जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम किए उससे क्या होगा, उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे, उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, और फिर उस एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी के बाकी बचे हुए प्रोसेस को मेंटेन करने में यूज करेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है बॉडी में ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो बताते हैं, थोड़ा सा सुनना ध्यान से। बॉडी में एक प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टैसिस। थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड है, समझ रहे हैं? ठीक है, होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, और उसके लिए जो जरूरत है वो जरूरत किस चीज का है,
एनर्जी का, और वो एनर्जी बनेगा किस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीजें क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट आपको बताया कि जहां ये सारा प्रोसेस होगा वहां कुछ चीजों का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, तो ये ब्लड सर्कुलेशन क्या क्या करेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के से दो फायदा है। पहला तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है। कहाँ सर, तो लंग्स में, सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका जो डाइजेस्टेड फूड मैटर था, अभी हम आप जैसा कि बताए डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन होगा तो फूड मैटर कहाँ जाएगा, ब्लड में सोल्यूबलाइज हो जाएगा। तो उस डाइजेस्टेड फूड मैटर को क्या करना है, सर्कुलेट करना। होता अभी तो बहुत सारा काम है, लेकिन हम फिलहाल दो एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड मैटर को क्या करना है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो डाइजेस्टेड फूड मैटर को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है, इसका मतलब हमको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक पार्ट और आ गया यहां से कि जब लाइफ प्रोसेस होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी आएगा उसमें, यानी एक चीज को दूसरे जगह ले जाना, दूसरे को फिर से वापस लाना। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको एक चीज और पता होगा कि जब आपका बॉडी जब बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा तो साथ में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनाएगा। ठीक है, और वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ये हम अभी जस्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी ये समझिए कि जो कुछ भी हम खाए, ठीक है, अभी जस्ट न्यूट्रिशन अभी समझाया आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन समझा है ना, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो बेसिकली जब हम फूड कंज्यूम किए तो उस फूड से हमको एनर्जी तो मिल गया, लेकिन जब डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसका रीजन आगे पता चलेगा, लेक्चर में कंटिन्यू रहना। ठीक है, तो हमको ये पता चला कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में जो बना, अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। क्यों निकालना है कि अगर ये बॉडी में रहा तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, और जैसे ही टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है, लाइफ प्रोसेस का जो पार्ट है उसमें क्या आ जाता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब ये है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहा है, या तो वो लिक्विड फॉर्म में बने, सेमी सॉलिड के फॉर्म में बने, या तो फिर गैसियस फॉर्म में बने, सबको बाहर निकाल दें। ये मेटाबॉलिक वेस्ट, ये हम जस्ट अभी इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। एक टर्म है मेटाबॉलिज्म, उसी से ये टर्म आया है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको एक चीज हम और समझाते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको एक चीज तो पता चल गया कि लाइफ प्रोसेस अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा तो वो 5 स्टेप तो जरूर फॉलो करेगा। अब तो 5 स्टेप क्या क्या है तो हम समराइज कर लेते हैं, क्या क्या है, स्टेप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या है भैया, सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है रेस्पिरेशन, चौथा स्टेप ट्रांसपोर्टेशन, और पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये 5 स्टेप हर एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेगा ही करेगा। तो ये पांचों स्टेप
हम किस में काउंट करेंगे? तो हाँ गुरुजी, हम काउंट करेंगे इसको किस में? लाइव प्रोसेस में। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो क्या है? लाइव प्रोसेस। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमारा हेडिंग है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या मुद्दा? ये सिंपल सा है कि जैसे अभी हम आपको जस्ट इसके पहले डिस्कस किए थे कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसको हम अभी जस्ट बोल के आ रहे हैं कि ये चीजें क्या है? लाइफ प्रोसेस है। ये पांचों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये क्या है? बेसिक फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो आपको कुछ बातें पता चलती है। वो ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, वो चीजें नॉन लिविंग से डिफरेंट होगी। ठीक, जाहिर सी बात है, यहाँ लिखा हुआ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है। और एक बात और, ये सारी जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी किसमें? लिविंग। ठीक है, और ये इसमें से जस्ट अपोजिट अगर आप नॉन लिविंग की बात करें तो इसमें से कुछ चीजें दिख सकती है, कुछ चीजें नहीं दिख सकती है। जैसे कि हम आपको, अगर आप क्लास 11 के बायो पढ़ेंगे तो वहां पे आपको एक चीज दिखेगा, ग्रोथ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं कि माउंटेन है। ठीक है, तो माउंटेन में भी ग्रोथ होता है, लेकिन इसका मतलब क्या वो लिविंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इन सारे में से सबके सब कैरेक्टर आपको लिविंग में तो एज इट इज दिख जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग में नहीं दिखेंगे। तो कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करने में आपको हेल्प करेंगे कि हाँ सर, ये क्राइटेरिया लिविंग का है और ये क्राइटेरिया नॉन लिविंग का। गुड, चलिए तो सबसे पहला क्राइटेरिया में से बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फिर सेल्फ रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, ग्रोथ, लाइफ स्पैन, एडेप्टेशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। और ये सारे पॉइंट्स हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम टॉपिक का स्टार्ट करें मेटाबॉलिज्म, हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं आपको नॉन लिविंग के बारे में, ताकि थोड़ा सा आपको नॉन लिविंग का एक बेसिक आइडिया हो। ठीक है, तो नॉन लिविंग का ये मतलब हुआ कि जो कैरेक्टर लिविंग में नहीं है। एग्जाम्पल आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं, जैसे बहुत सारा चीज है। हम ये जो बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या डिजिटल बोर्ड, ये भी तो नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टाइलर है जिसको हम पेन बोल रहे हैं, ठीक है, ये भी तो नॉन लिविंग है। ठीक है, इसके बाद आपका बुक्स, कॉपीज, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो, फोन, ये तो भूल ही गया भाई। ठीक है, ये भी तो नॉन लिविंग है। होप सो क्लियर है। चलिए इट इज। अब एक चीज जो समझनी है वो ये कि अगर कोई नॉन लिविंग होगा तो वो नॉन लिविंग बेसिक फंक्शन परफॉर्म तो नहीं करेगा। यानी जो हम अभी ये 5 स्टेप लाइफ प्रोसेस का डिस्कस किए, नॉन लिविंग को इन सब से कोई मतलब नहीं है। ना तो न्यूट्रिशन चाहिए, ना डाइजेशन चाहिए, ना रिस्पायरेशन, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना ही एक्सक्रीशन। तो यहां से भी आप लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस, मेटाबॉलिज्म। ये क्या है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपको दिखेगा। चलिए डिफिनेशन के साथ,
मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ध्यान से बातें सुननी है और समझनी है। मेटाबॉलिज्म is the sum of all biochemical reaction occurring inside a living cell or organism that maintain life। अब ये क्या होता है? आपको बस एक चीज पे फोकस करना है और वो चीज है ये बायोकेमिकल रिएक्शन। बाकी चीजें आराम से समझ में आ जाएगी। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसमें दो वर्ड है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक वर्ड बायो, दूसरा वर्ड केमिकल। रिएक्शन तो आप जानते हैं, हाँ सर जानते हैं, दो रिएक्टेंट को मिलाए एक प्रोडक्ट बन गया, उसको रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। बायो का मतलब होता है लाइफ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहा केमिकल रिएक्शन। इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर चल रहा केमिकल रिएक्शन, उसका सम का मतलब टोटल। ओवरऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस को वो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि लाइफ मेंटेन किया जाए, ओवरऑल को एक साथ हम बोल देंगे मेटाबॉलिज्म। उम्मीद है डिफिनेशन क्लियर होगा। ऑलराइट, चलिए एक बार थोड़ा सा और समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी टाइप का रिएक्शंस हो रहा है, जैसा कि आपको पीछे थोड़ा सा लेके चलते हैं, न्यूट्रिशन, इसमें भी आप कुछ खा रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस ही है, कार्ब्स है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, सब तो केमिकल ही है। डाइजेशन, यहाँ भी केमिकल इस्तेमाल होगा। रेस्पिरेशन, जहाँ एटीपी बनेगा वो भी केमिकल प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन, ये भी केमिकल प्रोसेस। और लास्ट में एक्सक्रीशन, जो कि पढ़ना आपको कहा किडनी में, और आपको पता है कि किडनी आपके बॉडी में क्या करता है, यूरिन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बेसिकली यूरिन बनाने में भी कुछ केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, यानी वहां भी एक केमिकल प्रोसेस ही हो रहा है। तो इतना से तो आपको एक चीज आइडिया लग गया कि पिछला जितना भी प्रोसेस पढ़े हैं सब में केमिकल प्रोसेस ही हो रहा है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें दो तरह का रिएक्शन आएगा, दो तरह का रिएक्शन, एक रिएक्शन को बोलेंगे एनाबॉलिज्म और एक रिएक्शन को बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल। अब इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स अंग्रेजी कौन समझे यार, आओ हम हिंदी में समझते, ठीक है, एक एक करके एकदम बेसिक आराम से एकदम, ठीक है। जैसे समझो कि आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, प्रोटीन। और ये प्रोटीन बनता किससे भैया, तो ये बनता है अमीनो एसिड से। तो अब आपका बॉडी क्या करेगा, तो बेसिकली छोटा छोटा अमीनो एसिड को जोड़ के प्रोटीन बना लेगा। अब तुमको तो पता है कि प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग सोर्स, यानी कि हमको प्रोटीन इसलिए चाहिए ताकि हमारे बॉडी में चल रहे सारे प्रोसेस को मेंटेन किया जाए, इवन ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, हर तरीके के लिए हमको प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इवन कि आपको फिर हम बात करें थोड़ा सा फैट के बारे में, तो फैट कैसे बना होता है, तो बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, ठीक है। फैट में दो कंपोनेंट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। तो आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया तो लग रहा होगा कि इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम छोटा छोटा मॉलिक्यूल को कंबाइन करके और बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और लीफ के पास क्या होगा, क्लोरोफिल, क्या बना देता है, C6H12
O6, साथ में ऑक्सीजन और साथ में वाटर वेपर। अभी हम इक्वेशन बैलेंस करके नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बस समझना है अभी फिलहाल के लिए। तो इतना तो पता चला कि इससे हम कोई नया चीज बना रहे हैं, बेसिकली एक बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वन, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म तो समझ में आ गया कि हाँ सर, हम किसी चीज को बनाएंगे, कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जोड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम खाए हैं या फिर हमारे बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के और उससे एनर्जी रिलीज करवाना है, ठीक है। तो अब ये होगा कहाँ? तो रिस्पायरेशन। आपको पता है, अभी जस्ट पढ़ के आए कि जो भी हम कुछ खाए थे वो ले गए कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज को तोड़ा गया, उससे एनर्जी रिलीज हुआ। डाइजेशन, डाइजेशन में क्या हो रहा था? जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम खा रहे थे उसको सिंपलर और सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ दिया जा रहा था, ठीक है। अब इसका एग्जांपल सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जो सेल के अंदर हो रहा और उस प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, समझ गए क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के और एटीपी बना ले रहा है। तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि जब मेटाबॉलिज्म होगा तो दो प्रोसेस एक साथ चलेगा। एक चलेगा एनाबॉलिज्म और दूसरा चलेगा कैटाबॉलिज्म। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सारे स्लाइड्स एक बार फिर से चला देते हैं आपको। ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आराम से पॉज बटन दबा के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा, ये रहा, ये 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 अब इसमें से हम एक तो डिस्कस कर चुके हैं, क्या? मेटाबॉलिज्म। तो और भी चीजें देख लेते हैं, मेटाबॉलिज्म के बारे में देख लिए। अब चलिए मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये रहा, देखिए, ये रहा कैटाबॉलिज्म, हो रहा है एनाबॉलिज्म। अब क्या हो रहा है देखिए, ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या है सर? तो अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, ये है हाइड्रोकार्बन। ये क्या? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोले तो आपका फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसको तोड़े। अब जाहिर सी बात है, देखिए, ये दो मॉलिक्यूल हैं और इन दोनों के बीच में बना हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये बॉन्ड को जब ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, दो मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो। अब इस बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद हमको मिलेगा क्या? एनर्जी, ठीक है। एनाबॉलिज्म में देखते हैं, इस छोटे छोटे यूनिट को हमको कंबाइन करना है। तो छोटे छोटे यूनिट को कंबाइन करना है, इसका मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाना है, और बॉन्ड बनाना है तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, समझ गए? तो यहां से दो मॉलिक्यूल के जब बॉन्ड बीच में बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? एनर्जी सप्लाई करके, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? बॉन्ड बन गया। तो आपको इतना तो बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहा है, यानी कि एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें एनर्जी हम बना रहे हैं, इसमें सॉरी हाँ, इसमें एनर्जी हम बना रहे हैं और इसमें एनर्जी हम तोड़ रहे हैं। बेसिकली ऐसे है कि इसमें बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसमें बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, और जब एनर्जी हम बड़ा मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो यही तो हम करते हैं,
ठीक है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम ये चीजें रहने देते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम आपको अभी बताए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सॉरी, हाँ, वाटर सनलाइट को जोड़ के, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होगा, ग्लूकोज बना है। तो बेसिकली ये छोटा छोटा मॉलिक्यूल था, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। अब ये बना कैसे, तो सनलाइट एनर्जी यूज करते, तो वो भी तो एक तरह की का एनर्जी है, तो वहां भी तो एनाबोलिज्म हुआ। उम्मीद करते हैं एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म आपको क्लियर हो, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो रिस्पायरेशन कर रहा है, तो क्या कर रहा है, ग्लूकोज को तोड़ रहा है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल में क्या है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रिलीज एनर्जी, डाइजेशन और रिस्पायरेशन। सेलुलर प्रोसेस में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एटीपी बना रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, बाकी फिर हम क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और अगर थोड़ा सा भी कुछ चीज में डाउट है तो प्रॉपर आप कमेंट्स कीजिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस कमेंट्स का डाउट जो भी रहेगा सब कुछ कवर अप कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।